क्या एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे के रास्ते पे चल पड़े हैं? दरअसल मुंबई की सत्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ी हो गई है। बीएमसी का चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आ गए हैं, लेकिन असली जंग अब शुरू हुई है। एक तरफ 89 सीट लेकर बीजेपी खड़ी है और दूसरी तरफ सिर्फ 29 सीटों के साथ एकनाथ शिंदे हैं, जिन्होंने सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर एक नया बाउंडर छेड़ दिया है। तो सवाल यह है कि क्या शिंदे बीजेपी के लिए फिर एक नए संकट का कारण बनने वाले हैं? बीजेपी ने जिस नेता को सत्ता में बिठाया, आज वही नेता उनसे सत्ता में हिस्सेदारी मांग रहा है। यानी बीजेपी के लिए मुंबई की राजनीति में दुश्मन अब बाहर से नहीं, अंदर से है। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के नतीजे आ गए हैं, आंकड़े साफ हैं। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन सियासत अभी उलझी हुई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई है, लेकिन बहुमत से दूर रह गई है। अब चाबी है एकनाथ शिंदे के पास, जिनके पास 29 सीटें हैं, और यहीं से शुरू होता है वो पावर गेम जिसने 2019 की यादें ताजा कर दी हैं। क्या एकनाथ शिंदे उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस पर कभी उद्धव ठाकरे चले थे? क्या एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के लिए वरदान नहीं बल्कि सिरदर्द बनने जा रहे हैं? आज के वीडियो में हम इसी सियासी ड्रामे की परतें खोलेंगे। बीएमसी के कुल 227 सीटें हैं, बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा आता है 114 का। बीजेपी 89 सीटें जीती है, बहुमत से 25 दूर है, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में 29 सीटें आई हैं। शिवसेना यूबीटी 65 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर है, लेकिन गठबंधन हार गया है। आंकड़ों को देखें तो बीजेपी और शिंदे की सेना मिलकर 118 तक पहुंचती है, यानी बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन पेच यहीं फंस गया है। शिंदे गुट जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें तो नहीं जीत पाया, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं रही, लेकिन बीजेपी की सत्ता की चाबी उनके पास में आ गई है। उनके बिना बीजेपी का अब मेयर बन नहीं सकता है, और इसी ताकत का इस्तेमाल कर एकनाथ शिंदे अब बार्गेनिंग शुरू कर चुके हैं। चुनाव नतीजों के बाद में एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई। एकनाथ शिंदे गुट के पार्षद एक होटल में जमाए दिखाई दे रहे हैं और कहते हैं कि बीजेपी तोड़फोड़ ना कर पाए इसलिए होटल के अंदर आए हैं। लेकिन असली मकसद क्या है? असली मकसद है बीजेपी पर दबाव बनाना और बार्गेनिंग बढ़ाना। अगर शिंदे सेना के पार्षदों का तर्क ये होता कि उद्धव तोड़फोड़ ना कर पाए इसलिए होटल में जमाए, तो बात समझ में आती है, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी तोड़फोड़ ना कर पाए इसलिए होटल में जमाए, तो साफ समझा जा सकता है कि सत्ता में हिस्सेदारी की मांग तेजी से बढ़ रही है। यानी जिस पेच को बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर सुलझा दिया था विधानसभा में, वही पेच अब नए संकट को खड़ा कर रहा है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 2019 की स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। उस समय उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सीएम का पद 2.5 साल के लिए बटेगा। 105 विधायक बीजेपी के जीत के आए थे। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था और विधानसभा में बहुमत भी आ गया था, लेकिन चूंकि बीजेपी अकेले बहुमत से चूक गई थी, इसलिए उद्धव ने 2.5 साल का फॉर्मूला सामने रखा और बाद में इसी अड़ी के ऊपर बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सत्ता हासिल की थी। और अब वही काम एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। शिंदे कह रहे हैं कि 2.5 साल के लिए मेयर के पद का बंटवारा होगा और इसके साथ में स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी उनकी पार्टी को दिया जाए। अब आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो है वो बहुत पावरफुल होता है, मेयर से ज्यादा पावर होते हैं, सारे फाइनेंशियल पावर्स उसी के पास में होते हैं। यानी स्टैंडिंग कमेटी ही बजट तय करती है, वही टेंडर वगैरह को फाइनल करती है और वही प्रोजेक्ट्स को फाइनल करती है। तो कुल मिलाकर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन का पद मांगना और मेयर के पद के ऊपर 2.5 साल की बार्गेनिंग ये दिखाती है कि शिंदे बीजेपी को पूरी तरीके से दबाव में लाना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी दबाव में आ जाएगी? 29 सीटों वाली पार्टी 89 सीटों वाली पार्टी से मेयर का पद आखिर मांग कैसे सकती है? यहां एक कड़वा सच भी है जिसे एकनाथ शिंदे शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। आज उनके पास जो शिवसेना का नाम और निशान है वो उनके अकेले के परिश्रम से उनके पास नहीं है, बल्कि बीजेपी की रणनीति और गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति के कारण एकनाथ शिंदे को पार्टी और उसका निशान मिला। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के वर्चस्व को खत्म करने के लिए शिंदे को मोहरा बनाया और उन्हें उनकी हैसियत से बड़ा बना दिया। राजनीति में शिंदे अगर सफल हुए हैं प्रदेश स्तर पर, तो उसके पीछे भी बीजेपी के समर्थकों का बड़ा योगदान है। लेकिन राजनीति में जो धोखा देकर आता है उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है और बीजेपी को अब यही शायद अनुभव करना पड़ रहा है। बीजेपी ने सोचा था कि शिंदे वफादार रहेंगे, लेकिन अब शिंदे अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने बीजेपी को धोखा दे दिया है, लेकिन इतना जरूर है कि अब बीजेपी से वो मोल भाव करने लगे। आपको याद होगा कि शिंदे अपने साथ 40-42 विधायक लेके आए, बीजेपी के पास 105 थे। इसके बावजूद बीजेपी ने शिंदे को सीएम बनाया। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जब यह बात आई कि अब देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना है, तो कई दिनों तक नौटंकी चली। एकनाथ शिंदे ना नुकर करते रहे और बाद में बहुत जबरदस्त तरीके से बार्गेनिंग की कोशिश की गई गृह मंत्री पद को लेकर, और ना नुकर करते करते आखिर में उनको डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना पड़ा। यानी उस समय भी उन्होंने काफी नखरे दिखाने की कोशिश की थी और अब वही रवैया बीएमसी चुनाव के बाद में भी देखने को मिल रहा है।
लेकिन शिंदे इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि मुंबई में आज भी मराठी मानुष का नेता उद्धव ठाकरे ही है। उनकी उम्मीद से ज्यादा उन्हें सीट मिल गई है और शिंदे वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। लिहाजा शिंदे अपने अस्तित्व को पहचान नहीं रहे हैं और जिस पार्टी ने उनको खड़ा किया उस पार्टी को भी अब अपने खिलाफ करते जा रहे हैं। बीएमसी के नतीजों ने एक सच्चाई को बिल्कुल साफ तौर पर रखा। उद्धव ठाकरे गुट को 65 सीट मिली और शिंदे गुट को केवल 29, यानी डिप्टी सीएम रहते हुए सरकारी ताकत उनके साथ थी, बीजेपी का सहयोग उनको पूरी तरीके से मिल रहा था। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे की तुलना में सीटें आधी भी नहीं जीत पाए। यानी मराठी मानुष का नेता आज भी कौन है? उद्धव ठाकरे बने हुए हैं और मराठी होने के बावजूद शिंदे वो भरोसा नहीं जीत पाए हैं जो उन्हें जीतना चाहिए था। तो असली खतरा बीजेपी के लिए अब कौन बनने की कोशिश कर रहा है? उद्धव ठाकरे नहीं बन रहे हैं, शरद पवार नहीं बन रहे हैं, राज ठाकरे नहीं बन रहे हैं, बल्कि एकनाथ शिंदे भविष्य के लिए बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि शिंदे से पहले जो देवेंद्र फडणवीस 5 साल सीएम रहे, उन्हें जब यह कहा गया कि आपको शिंदे का डिप्टी सीएम बनना है तो उन्होंने बिना किसी नानू करके डिप्टी सीएम पद स्वीकार कर लिया। वहीं इसके बाद जब एक बार फिर माहौल बदला और देवेंद्र फडणवीस सीएम बने और एकनाथ शिंदे को यह कहा गया कि आप डिप्टी सीएम बनिए, तो एकनाथ शिंदे का रवैया कैसा रहा ये हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बता भी चुके हैं। तो कुल मिलाकर वही शिंदे जिनको सब कुछ बीजेपी ने दिया है वो बीएमसी के अंदर जबरदस्त मोलभाव कर रहे हैं, मेयर का पद मांग रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी मांग रहे हैं, यानी सत्ता में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी की वो मांग कर रहे हैं। और अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य है देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी। ये बात गाहे बगाहे सामने आती ही रहती है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में तारतम्य कम है और इसे लेकर वो कई बार दिल्ली के दौरे भी कर चुके हैं, लेकिन ये बात कभी खुलकर सामने नहीं आई है। इसके बावजूद जिस तरीके का रवैया अब बीएमसी के परिणामों के बाद देखने को मिल रहा है वो संकेत यही दे रहा है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये परेशानी बीजेपी के लिए बढ़ने वाली है। अब अगले 72 घंटे बड़े रोचक होने वाले हैं और मुंबई में अब मेयर पद को लेकर एक बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिलेगा। कई संभावनाएं हैं कि एकनाथ शिंदे 2.5 साल की मांग पे अड़े रहेंगे, स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर अपना कंट्रोल भी चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में यह भी देखना होगा कि ठाणे की जीत के बदले मुंबई में शिंदे किस तरीके से सौदेबाजी कर सकते हैं और कांग्रेस और जो बाकी छोटे दल हैं वो किस तरफ जाएंगे, ये देखना रोचक होगा। और क्या उनके पार्षद उनके साथ रहेंगे या टूटकर सत्ताधारी दल के साथ आ जाएंगे, इसे लेकर भी एक बड़ा असमंजस देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर एक चीज साफ हो चुकी है कि शिंदे की पार्टी बीजेपी से बड़े स्तर पे बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या बीजेपी अपनी बिछाई बिसात में शिंदे को मात दे पाएगी? एक बात साफ है कि बीजेपी के लिए अब महाराष्ट्र में नई चुनौती उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे नहीं रहने वाले हैं, बल्कि एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा है लोकल बॉडीज इलेक्शन में जैसा कि होना चाहिए था, इसके बावजूद उनकी महत्वाकांक्षाएं साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या शिंदे को मेयर पद मिलना चाहिए 2.5 साल के लिए या बीजेपी को अपने कड़े रुख पर कायम रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।